स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है सिचुएशन ऑफ वेरिएबल मास। प्लीज ध्यान दीजिएगा, टाइम दूंगा लिखने का। सिचुएशन ऑफ वेरिएबल मास विद न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे पूरा। काइंडली पे अटेंशन, ध्यान से देखेंगे सब लोग। मैं टाइम दूंगा लिखने का क्योंकि इसमें कई टॉपिक ऐसे भी होंगे जो असाइनमेंट में भी नहीं है, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में काफी आते हैं और वो आपके एंट्रेंसेस में तो खूब आते हैं। वेरिएबल मास सिचुएशन के क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल, ध्यान देंगे, एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। नोबडी राइट्स अंटिल आई टेल यू टू डू सो, सो प्लीज पे अटेंशन। सिचुएशन ऑफ वेरिएबल मास में आप क्या लगाते हो? न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन भैया सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू dp बाई dt। याद है ये बात? नाउ इन वेरिएबल मास सिचुएशंस, इन वेरिएबल मास सिचुएशंस दो केसेस बन सकते हैं। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और दूसरा इफ वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेरिएबल। मास तो वेरिएबल है ही है, मास तो वेरिएबल है ही है। दो सिचुएशंस बनती हैं, या तो वेलोसिटी भी वेरिएबल हो या फिर वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। ये हमने पहले लॉज ऑफ मोशन के स्टार्टिंग में जब न्यूटन भैया का सेकंड लॉ पढ़ा था तब भी किए थे केसेस। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, मतलब F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी में इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अब v को डिफरेंशिएशन से क्या ले सकते हो? बाहर ले सकते हो। तो आपके पास बनेगा F इज इक्वल टू वी टाइम्स डी एम बाई डी टी। तब ये सिचुएशन लगाते हैं, F इज इक्वल टू वी टाइम्स डी एम बाई डी टी। अगर मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल है तब आप क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल लगाओगे। इस केस में F को लिखोगे m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी। अब ये फॉर्मूला लगेगा। क्या ये बात समझ में आती है? प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। गॉट इट? ये तो किया हुआ है पहले आपने। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? लेट्स डू इट। इसके लिए केसेस करते हैं। पहला केस मैं कर रहा हूं, फॉलिंग सैंड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। मैं टाइम दूंगा बेटा लिखने का, प्लीज सामने ध्यान देंगे। फॉलिंग सैंड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, ध्यान दीजिए। आपके पास ये कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट पता है ना क्या होती है? जैसे वो एयरपोर्ट पे होती है जिसपे अपने आप सामान आता है, कन्वेयर बेल्ट है। आपके पास एक ऐसे फनल है, इसमें पूरी सैंड भरी हुई है, और ये सैंड फॉल कर रही है। फॉल कर रही है तो ऑब्वियसली आगे भी जाएगी साथ साथ। ये सिचुएशन है। जब सैंड फॉल करेगी तो क्या होगा? कन्वेयर बेल्ट हैवी हो जाएगी, बेल्ट पे बाहर आएगा, स्टिल वो v वेलोसिटी से आगे जा रही है। मतलब इसकी जो मोटर होगी उसको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? दोबारा सुनो, मैंने बोला सैंड फॉल कर रही है। इफ सैंड इज फॉलिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ऑफ dm बाई डी टी, मतलब dm मास ऑफ सैंड फॉल करता है dt टाइम में, dm बाई डी टी ये रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ सैंड हो गया। देन ओवरऑल मास इंक्रीजेस ड्यू टू विच conveyor belt
must apply force and there will be consumption of power to maintain velocity. वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए पावर कंज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि वजन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. यह बात समझ में आती है. नाउ फोर्स अप्लाइड बाय फॉलिंग सैंड, वो हो जाएगा F इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय फॉलिंग सैंड या फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड बाय कन्वेयर बेल्ट टू मेंटेन इट्स स्पीड. स्पीड मेंटेन करने के लिए उसको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, वो हो जाएगा V dm by dt. क्या ये बात मानते हो? कितनी फोर्स उसे लगानी पड़ेगी, वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और dm by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास. अब इसमें ma नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रहा, वो तो कांस्टेंट स्पीड पे. कांस्टेंट स्पीड पे होने के बावजूद उसको फोर्स लगानी पड़ रही है. क्यों? क्योंकि मास बढ़ता जा रहा है. तो अब वो फोर्स कितनी होगी, V dm by dt. ma नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेट नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, उसका मास बढ़ता जा रहा है, उसका वजन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मेंटेन रखने के लिए, उसको सेम स्पीड मेंटेन रखने के लिए वर्क करना पड़ेगा. मतलब अब पावर कितनी कंज्यूम करनी पड़ेगी, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी. पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी. मतलब पावर कंजम्पशन कितनी हो गया, v स्क्वायर टाइम्स dm by dt. क्या यहां तक बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको यहां तक बात समझ में आती है बेटा? Yes, sir. नाउ इसको अगर मैं सिंस v इज कांस्टेंट, लिखना नहीं अभी, सिंस v इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव के आप अंदर ले जा सकते हो. पावर हो जाएगा d by dt ऑफ mv स्क्वायर. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ट्वाइस ऑफ d by dt ऑफ हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का. मतलब आपके पास आया पावर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d by dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ताकि हाफ mv स्क्वायर बना सकूं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेट में. अब ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो. तो 3 एक्सप्रेशंस आए इसके, 1, 2 और यहां पे ये तीसरा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो आप इसको शब्दों में कैसे पिरो सकते हो, आप बोल सकते हो देयरफॉर पावर कंज्यूम्ड या पावर रिक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी to maintain speed is twice of rate of increase of kinetic energy. ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है. सो जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़े, मतलब पावर कंज्यूम करनी पड़ेगी. समझ में आ गई ये बात? यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज ये पहला केस था, इसको लिखिए, इसके बाद 2 केस और करेंगे. एक्सटर्नल एजेंट का मतलब हुआ, सपोज करो सैंड फॉल कर रही है और मैंने एक ऐसा कन्वेयर बेल्ट बनाया जिसको एक बार इनिशियल किक दे दिया. इनिशियल किक दे दिया, फ्रिक्शनलेस है तो वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. ठीक, अब सैंड फॉल करेगी, धीरे धीरे वजन बढ़ेगा, वो रुक जाएगा. तो हमें साथ में इलेक्ट्रिसिटी वो लगानी पड़ेगी ताकि धीरे धीरे वो क्या करे, एनर्जी कंज्यूम करके अपने उसको मेंटेन रखे मोशन को. ठीक है, एक तो ये केस हो गया. दूसरा केस देखिए,
फॉलिंग चेन ऑन सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एंट्रेंसेस में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके। फॉलिंग चेन ऑन सरफेस, सरफेस पे चेन फॉल कर रही है। प्लीज ध्यान देना, मैं टाइम दूंगा लिखने का। ये धरती माता या चलो एक सरफेस, मेरे पास एक चेन है, मेटल की चेन है। ये मेटल की चेन L लेंथ की है, मास M है। मेटल चेन have mass equal to M and length capital L. Therefore, mass per unit length हो गया M by L। यूनिट लेंथ का मास M by L मान लिया। अब ये चेन फॉल कर रही है, ये चेन नीचे गिर रही है। गिरने के बाद मान लिया ये x डिस्टेंस नीचे गिर गई, सो जमीन पे थोड़ी गिर जाएगी, x लेंथ फॉल कर गई। when if chain has fallen by x length, x length fall कर गई, then mass of chain which is resting on surface, जो सरफेस पे गिर चुकी है, वो हो जाएगा M by L into X। yes और no? कैसे आया? यूनिट लेंथ का मास है M by L, तो X लेंथ का मास कितना होगा? M by L into X। यूनिटरी मेथड लगाया मैंने बोला यूनिट लेंथ का, वन लेंथ का मास है M by L, तो X लेंथ का मास कितना होगा? M by L into X। अच्छा, अब ये फॉल कर रही है, वेलोसिटी acquired by chain to fall by x distance, वो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2al। तो v कितना हो जाएगा? √2gx। मानते हो? इस मोमेंट पे इसकी ये स्पीड है और इस मोमेंट पे ये इतना मास धरती माता पे गिर चुका है। ये दो बात समझ में आती है। अब लेट इन टाइम dt, लेट इन टाइम dt chain further falls by dx distance। अगले dt टाइम में जस्ट उसके बाद वो dx डिस्टेंस और फॉल कर गई, देन मास ऑफ चेन विच फॉल्स इन dt टाइम, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m by l इंटू dx। इसको मैंने dm बोल दिया। नंबर 3, ये 3 पॉइंटर समझ में आते हैं। पहले तो ये बताओ, पहला पॉइंट समझ में आया? यूनिट लेंथ का मास है m by l, तो x लेंथ जो धरती पे गिर चुका है उसका मास हुआ m by l इंटू x। इस मोमेंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी? √2gx। इस मोमेंट के जस्ट बाद dt टाइम में मान लिया वो dx डिस्टेंस और नीचे गिर गया, तो उसका कितना मास नीचे गिरा? m by l इंटू dx। यूनिट लेंथ का मास m by l है, तो dx लेंथ का मास कितना हुआ? m by l इंटू dx।
अब देखो एक बात सुनना, स्टार्टिंग में जब वो कम स्पीड से गिरा, जो नीचे वाला पोर्शन था, जब वो इस पे टक्कर मारेगा तो कम स्पीड पे मारेगा, कम फोर्स लगेगी। अगला वाला थोड़ी ज्यादा स्पीड से मारेगा और फोर्स लगेगी, उससे अगला वाला और तेज मारेगा, उससे अगला वाला और तेज मारेगा, तो धीरे धीरे फोर्स क्या होगी, बढ़ती जाएगी ना। तो जब वो फॉल कर रहा है, वो कितनी फोर्स लगा रहा है वो निकाल लो। जब वो फॉल कर रहा है तो वो कितनी फोर्स निकाल रहा है, वो लगा रहा है, वो निकाल लो। तो फोर्स अप्लाइड बाय फॉलिंग चेन is given by F is equal to V dm by dt। V स्पीड से उस वक्त वो गिर रहा था और dm मास गिरा dt टाइम में, V dm by dt। मास बदलता जा रहा है ना जो गिर रहा है, तो V dm by dt। ओके, V की वैल्यू कितनी निकाल, बाद में डालते हैं। V dm by dt कितना निकाल चुके हो, dm कितना है, m by l इंटू dx। इसमें मैंने थर्ड इक्वेशन यूज किया। dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी, कितना आया, m by l इंटू वी स्क्वायर, बिकॉज dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी। v की वैल्यू कितनी निकाली थी, √2gx, पुट करो, फोर्स कितनी आ गई, m by l इंटू 2gx, मतलब 2mgx by l। ये हो गई नंबर 4th इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत? तो एक फॉर्मूला आपके पास बन गया कि जो फॉलिंग, जो चेन नीचे गिर रही है, जो चेन नीचे गिर रही है, अगर वो x डिस्टेंस नीचे गिरती है तो उस मोमेंट पे वो कितनी फोर्स लगाती है, 2mgx by l। जो फॉलिंग चेन है वो उतनी लगाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और रिलेशन, टोटल फोर्स वो हो जाएगी वेट ऑफ चेन विच इज ऑलरेडी ऑन सरफेस प्लस फोर्स बाय फॉलिंग चेन। Isn't it? जो ऑलरेडी ग्राउंड पे गिर, जो सरफेस पे गिर चुकी है, उसका वजन भी तो लग रहा होगा नीचे। वो वजन प्लस गिरते हुए का फोर्स, दोनों जुड़ जाएंगे। वजन किसका है ये, दैट इज वेट ऑफ एक्स लेंथ ऑफ चेन प्लस फोर्स बाय फॉलिंग चेन। एक्स लेंथ का वजन कितना है, मास ऑफ एक्स लेंथ, देखो अभी ये निकाला था, m by l इंटू एक्स, m by l इंटू एक्स इंटू जी, mgh होता है ना, m इंटू जी होता है ना, प्लस फोर्स ऑफ फॉलिंग चेन कितना निकाला, फोर्स ऑफ 2mgx by l, 2mgx by l। ये मैंने यूजिंग किया फर्स्ट एंड फोर्थ, आंसर आया 3mgx by l टोटल फोर्स। सो दो रिश्ते हुए, तो इसके क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना कि उसने पूछा क्या है, निकालने को क्या बोला है। अगर सिर्फ क्वेश्चन में बोला हो कि फॉलिंग चेन एक्स डिस्टेंस के बाद कितना फोर्स लगा रही होगी, सिर्फ फॉलिंग चेन कितना लगा रही होगी, तो क्या आंसर यूज होगा, 2mgx by l। अगर बोला होगा चेन इतना फॉल कर गई, टोटल फोर्स वो कितना लगा रही है, तो लगाओगे वेट प्लस फॉलिंग चेन का, दोनों को क्या कर दिया, ऐड, तब क्या लगेगा, 3mgx by l। समझ में आया? पक्का? ये असाइनमेंट में नहीं है, नोट्स में नहीं है, प्लीज इसको तमीज से लिख लीजिए। बिल्कुल लगा सकते हो बेटा, एमसीक्यूज में कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली लग सकता है, बिल्कुल लगा सकते हो। अगर उसने 3 मार्क 4 मार्क की में आएगा तो ऑब्वियसली वो एक्सप्लेनेशन पूछेगा, पर जनरली इसके क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं, तो उसमें आप डायरेक्टली याद करो, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज अप्लाई। आगे ध्यान दीजिए, जिसका रह गया बेटा बाद में लिख लेना। नेक्स्ट है
तीसरा सिचुएशन, इसको बोलते हैं रॉकेट प्रोपल्शन। लिखना नहीं, इसको लिखने का टाइम नहीं दूंगा, पहले एक्सप्लेन करके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। टाइम बच गया तो आपको लिखने के लिए दूंगा, नहीं बचा तो पीडीएफ से लिखना। समझो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ये आपके पास एक रॉकेट है, दिवाली वाला लग रहा है ना, ये रॉकेट है, ये ऊपर उड़ रहा है, इसका मास m मान लिया, इसकी वेलोसिटी किसी भी मोमेंट पे v मान ली। एग्जॉस्ट गैसेस ये पीछे छोड़ रहा होगा, वो मान ली vg। ठीक, मैंने क्या बोला, लेट इनिशियली रॉकेट have mass m naught and moving upwards with velocity v naught. Initially, let after some time, थोड़ी देर बाद, its mass, that is mass of rocket and mass of rocket and fuel दोनों मिला के is m and its velocity is v। टी टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद, वेलोसिटी v मान ली और मास m मान लिया। ठीक, इस वक्त मतलब। नाउ लेट dm मास या डेल्टा m मास ऑफ गैसेस आर बर्न्ड आउट इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा एम मास की गैसेस बर्न आउट हो गई कितनी देर में, डेल्टा टी टाइम में। डेल्टा एम मास की गैसेस बर्न हो गई कितनी देर में, डेल्टा टी टाइम में। देन ड्यू टू दिस लेट चेंज इन वेलोसिटी of rocket is delta v। गैस बर्न हो रही है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब अब रॉकेट की जो स्पीड है, छोटा हो गया, अब जो रॉकेट की स्पीड है वो मान ली v प्लस डेल्टा v, इसका मास हो गया m माइनस डेल्टा m, और डेल्टा m मास की गैसेस बाहर निकल गई vg। ठीक, इसमें अप्लाई करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इस वक्त मोमेंटम है mv, बाद में मोमेंटम कितना हुआ, मास कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ गई, और गैसेस का माइनस डेल्टा एम इंटू वीजी। यस और नो, वीजी ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ठीक है ना। ये एक कंबाइंड सिस्टम दो में डिवाइड हो गया, थोड़ी से रॉकेट बचा, थोड़ी गैसेस निकल गई। रॉकेट का फाइनल मोमेंटम प्लस गैसेस का मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ब्रैकेट ओपन करो, mv आया, mv प्लस m डेल्टा v माइनस v डेल्टा m माइनस डेल्टा m डेल्टा v माइनस डेल्टा m इंटू वीजी। mv कट गया, इसको कर दिया नेग्लेक्ट। डेल्टा बहुत छोटा होता है,
दो डेल्टा वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उसको क्या कर देते हो, नेग्लेक्ट। आपके पास बचा m डेल्टा v माइनस v डेल्टा m माइनस डेल्टा m इंटू वीजी इक्वल टू 0। डेल्टा m वाली दो टर्म्स आ गई, उनको राइट साइड ले जाओ। m डेल्टा v इज डेल्टा m इंटू वी प्लस वीजी। यहां तक कोई दिक्कत? नंबर 1 मान लिया इसको। इस स्टेप तक समझ में आता है? अब relative velocity of gases with respect to rocket is VR, V relative बोल दिया, is V of gases minus V of rocket। मानते हो? कौन सा फॉर्म होता है ये? वेक्टर फॉर्म होता है? होता है कि नहीं होता? Vg अपवर्ड अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस क्या हो गया? माइनस। और वेलोसिटी कितना हुआ रॉकेट का? प्लस। यस और नो? सब्स्टिट्यूट करो तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ गया? Vg माइनस v, मतलब माइनस ऑफ v प्लस वीजी। नंबर 2 मानते हो बेटा? सब्स्टिट्यूट करो 2 को फर्स्ट में, v प्लस वीजी को v रिलेटिव लिख दो नेगेटिव का। सब्स्टिट्यूट 2 in 1, सब्स्टिट्यूट सेकेंड इन फर्स्ट। मेरे पास आया m डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस v रिलेटिव टाइम्स डेल्टा m। रीअरेंज, डेल्टा v is minus v relative times delta m by m. If changes are very small, then delta v को लिखोगे dv माइनस वी आर टाइम्स dm by m। d और डेल्टा में क्या फर्क होता है? डेल्टा यूज होता है किसी भी चेंज के लिए, और नेग्लिजिबल छोटे चेंज के लिए आप d को किस में कन्वर्ट कर देते हो? डेल्टा को किस में कन्वर्ट कर देते हो? d में। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड्स को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dv माइनस वी आर कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन dm by m। मास के लिमिट्स क्या होंगे? इनिशियल मास है m नॉट, किसी भी मोमेंट पे मास है m। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी v। इंटीग्रेट करो, dv का इंटीग्रेशन हुआ v, लिमिट v नॉट से v, माइनस वी आर कॉन्स्टेंट 1 by m dm का इंटीग्रेशन होता है log m। वैल्यू याद रख लो, log m, m नॉट by m। लिमिट्स पुट करो, v माइनस वी नॉट माइनस वी आर टाइम्स log m माइनस log m नॉट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। log a माइनस log b होता है log a by b। v माइनस वी नॉट इज माइनस वी आर टाइम्स log m by m नॉट। सो v आपके पास आया v नॉट माइनस वी आर टाइम्स log m by m नॉट। log की प्रॉपर्टी, माइनस को पावर में चढ़ा दो, v नॉट प्लस वी आर टाइम्स log m नॉट by m। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी का एट एनी मोमेंट। रॉकेट की वेलोसिटी एट एनी मोमेंट v नॉट प्लस रिलेटिव वेलोसिटी इंटू log m by m नॉट। अगर v नॉट जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो जो कि जनरली होती है, तब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट log m नॉट by m। समझ में आई यहां तक बात? क्लियर? अगर मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, एक्सेलरेशन कितना होगा रॉकेट का ऊपर की तरफ? एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी। उसके लिए आप ये इक्वेशन यूज करो, dv इज इक्वल टू माइनस वी आर टाइम्स dm बाई एम। दोनों तरफ dt से डिवाइड करो, dv बाई dt कितना आया? माइनस वी आर बाई एम इंटू dm बाई dt। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना आया? माइनस वी आर बाई एम टाइम्स dm बाई dt। आप देखो ये जाना पहचाना रिलेशन है, क्योंकि अगर मैं m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, फोर्स आ जाएगी ma, वो हो जाएगा माइनस वी आर टाइम्स डी एम बाई डी टी। जाना पहचाना रिलेशन हो गया v dm बाई डी टी। F इज इक्वल टू v dm बाई डी टी। इसमें v क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आया? कौन कौन से एक्सप्रेशंस याद करने इसमें? इसमें आपको एक ये एक्सप्रेशन याद करना है, एक ये एक्सप्रेशन याद करना है, एक ये और एक ये। इसमें m नॉट क्या है? इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट प्लस गैसेस, गैसेस नहीं, रॉकेट प्लस फ्यूल। और m क्या है? किसी भी मोमेंट पे रॉकेट प्लस रिमेनिंग फ्यूल। अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो m क्या रहेगा? सिर्फ रॉकेट का मास। बर्नट आउट बोलते हैं उसको, रॉकेट बर्नट आउट हो गया। बर्नट आउट हो गया मतलब फ्यूल खत्म हो गया उसका। जब उसका फ्यूल खत्म हो गया तो m नॉट बाय मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट वो यूज हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला यूज होगा। कैसे? लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स। सामने देखिए, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। फर्स्ट देखिए, आपको बोला अ रॉकेट ऑफ इनिशियल मास 6000 किलोग्राम, स्टार्टिंग में किसी भी मोमेंट पे मास है 6000 किलोग्राम, इजेक्ट्स मास एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 16 kg पर सेकेंड। आपको dm बाई dt दे दिया 16 kg पर सेकेंड विद अ कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर सेकेंड। v रिलेटिव दे दिया 11 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 11,000 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट? क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी आपने एक्सेलरेशन का? निकाल सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू। अब एक चीज ध्यान दो, एक्सेलरेशन के लिए आपको मास चाहिए। मास होता है रिमेनिंग मास। कब बोला एक्सेलरेशन निकालने के लिए? अ मिनट आफ्टर द ब्लास्ट। सो इन 1 मिनट, पहले इन 1 मिनट that is 60 seconds, amount of fuel consumed, कितना होगा? 16 किलो एक सेकंड में फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, और 60 सेकंड में 960 किलो फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा। देयरफॉर रिमेनिंग मास m कितना हुआ? 6000 में से 960 माइनस 5040 किलोग्राम। अब लगाओ फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma, विच इज v रिलेटिव टाइम्स dm बाई dt मैग्नीट्यूड में। सो एक्सेलरेशन हुआ v रिलेटिव, ये पहले 5040 इंटू एक्सेलरेशन, रिलेटिव हो गया 11000, dm बाई dt दिया है 16, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 11,000 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 5040 kg। बच्चे गलती क्या करते हैं? कंसेप्ट सही लगाते हैं, पांच ये माइनस नहीं करते, 6000 यूज कर लेते हैं। आपको 1 मिनट के बाद बोला है, तो 1 मिनट के बाद मास 6000 थोड़ी ना रहेगा। 1 मिनट के बाद तो मास कम हो जाएगा, क्योंकि फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर? ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, A rocket burns 50 grams of fuel per second. A rocket burns 50 grams of fuel per second. आपको dm by dt दे दिया 50 into 10 to the power minus 3 kg per second. Per second, ejecting it as a gas with a velocity of 5 into 10 to the power 5 centimeters per second. Velocity दे दिया, गैस की relative velocity दे दी 5 into 10 to the power 2 meters, 5 into 10 to the power 3 meters per second.
वो 10⁵ है, सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है, उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर्स पर सेकेंड में। What force is exerted by the gas on the rocket? फोर्स होता है क्या, क्या फॉर्मूला, v relative into dm by dt। मैंने बोला था ना सारे न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर में यही फॉर्मूला यूज होगा। v कितना हुआ 5 into 10⁵ और dm by dt की वैल्यू 50 into 10⁻³ आंसर आ गया 250 न्यूटन। असाइनमेंट में करेक्शन कर लीजिए, आंसर 200 लिखा हुआ है, 250 है आंसर। ठीक है, थर्ड पे आ जाएं। आसान लग रहे हैं क्वेश्चन बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्लाइट अ रॉकेट इजेक्ट्स 1/60 ऑफ इट्स मास। ध्यान दीजिए, इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्लाइट अ रॉकेट इजेक्ट्स 1/60 ऑफ इट्स मास, मतलब dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन 1 सेकेंड कितना है, 1/60 ऑफ इट्स मास। यही मतलब हुआ पहली लाइन से। पहले सेकंड में टाइम जब 1 सेकंड है तो मास में चेंज, तो dm/dt 1 सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मास पर सेकंड, वो कितना दे दिया 1/60 ऑफ m। विद द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2073 v रिलेटिव दे दिया 2073 मीटर्स पर सेकंड। आपको बोल रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का लिए क्या फॉर्मूला, f = ma विच इज v dm/dt। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया v/m इंटू dm/dt। v कितना दिया है 2073, मास की वैल्यू नहीं पता, dm/dt कितना है 1/60 m, mm कट गया, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इसमें बेटा जब आप सॉल्व करोगे ना वैल्यू तो आंसर मैच नहीं हो रहा, तो ये मैं अलग से कर रहा हूं। मेरे को लगा ओवरऑल एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्लास में हमने ये कर लिया था। इसमें एक स्टेप और लगेगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2073 डिवाइडेड बाय 60, सो रिजल्ट आता है 34.55। द रिजल्ट विच यू विल गेट इज 34.55 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास ओवरऑल एक्सेलरेशन आई। ओवरऑल एक्सेलरेशन से मेरा मतलब कि जब रॉकेट ऊपर जा रहा है तो एक तो उसकी स्पीडिंग अप वाली हो गई, और एक ग्रेविटी के अगेंस्ट भी तो वो ऊपर की तरफ एडिशनल फोर्स लगा रहा होगा ना, जो कि ग्रेविटी को ओवरकम करने के काम में आ रही है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन होगी एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट प्लस ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट कितना हो जाएगा 34.55 माइनस 9.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे यह आ जाएगा 24.75 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्लास में यहां तक कराया था, ये एक्स्ट्रा है। मतलब मेरे को लगा ओवरऑल निकालना है, ओवरऑल नहीं निकालना था, आपको निकालना था एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। आपको ओवरऑल एक्सेलरेशन मतलब टोटल एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन नहीं निकालना था, आपको निकालना था एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा, ग्रेविटी का इफेक्ट उसमें माइनस हो जाएगा। मतलब अगर वो सपोज अर्थ पे ना होता, अगर अर्थ पे ना होता, सेम सिचुएशन होती, ग्रेविटी फ्री स्पेस पे होता, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती 34.55, बट ग्रेविटी उसे नीचे पुल करेगी, तो इफेक्टिव ओवरऑल उसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितनी हो जाएगी 24.75। ठीक है, और देखो आसान लग रहे हैं ना क्वेश्चंस। अगले पे आओ, आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 क्या कह रहा है, अ रॉकेट इज सेट फॉर अ वर्टिकल फायरिंग। एक रॉकेट को ऐसे ऊपर खड़ा कर दिया, वर्टिकली ऊपर उड़ाना है। इफ द एग्जॉस्ट स्पीड इज 1000 मीटर्स पर सेकेंड, वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस वो दिया है 1000 मीटर्स पर सेकेंड। हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट। एक्सेलरेट नहीं करना, सिर्फ वजन को ओवरकम करना है। मतलब फोर्स रिक्वायर्ड कितना हुआ, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, फोर्स रिक्वायर्ड कितना हुआ वेट के बराबर। यही मतलब हुआ क्वेश्चन का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में आपको क्या बोला, कितना थ्रस्ट आपको चाहिए कि आप वजन को क्या कर लें, बैलेंस कर लें। यही बोला है क्वेश्चन में। वजन को बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर। मानते हो सारे बात? ऑनलाइन सबको यहां तक बात क्लियर बेटा? Yes, sir.
सब बच्चों को बेटा, किसी को दिक्कत तो नहीं आता तक? नेक्स्ट, नाउ इसमें आपके पास है फोर्स रिक्वायर्ड mg। फोर्स की वैल्यू कितनी है? फोर्स की वैल्यू है v dm by dt। ये किसके बराबर हुआ? mg के। मानते हो? आपको dm by dt निकालना है। कितना हुआ? mg by वेलोसिटी। मास कितना दिया हुआ है? कहां गया 6000। गधे की वैल्यू 10 ले लेते हैं और वेलोसिटी कितनी दी है? 1000। गधे को 9.8 ले लो। वेलोसिटी कितनी दी है? 1000। तो 9.8 इंटू 6, सो 60 में 1.2 कम करो, 58.8 kg पर सेकेंड। क्या ये समझ में आता है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? इसके सेकंड पार्ट में डाटा मिसिंग है। सेकंड पार्ट में डाटा मिसिंग है। सेकंड पार्ट में कह रहा है टू गिव द रॉकेट, या मिस हो गया, एन एक्सेलरेशन ऑफ 19.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये एड ऑन कर लो। आपने 1.2 कम कर दिया, 1.8 1.2 कम नहीं किया, 1.8 कम कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, 58.8 होगा फिर। यही आंसर है? ठीक है। इसमें मिसिंग है, करेक्शन कर लो बेटा अपने असाइनमेंट में। टू गिव द रॉकेट एन एक्सेलरेशन ऑफ 19.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको रॉकेट को एक्सेलरेट करना है। अभी इस केस में रॉकेट को सिर्फ किसको बैलेंस करना था? वेट को। अब आपको रॉकेट को क्या करना है? एक्सेलरेट करना है। जब आपने एक्सेलरेट करना है तो फोर्स कितना हो जाएगा? m इंटू जी प्लस ए। यस और नो? mg को तो बैलेंस करना ही था, साथ में अब एक्सेलरेट भी करना है, तो इफेक्टिव वजन कितना हो जाएगा? m इंटू जी प्लस ए। m इंटू जी प्लस ए किसके बराबर हुआ? v dm by dt। कंसेप्ट सेम है, dm by dt आपको निकालना है। अब dm by dt कितना हो गया? मास दैट इज 6000 इंटू g प्लस ए 19.6 प्लस 9.8 कितना हुआ? 19.6 प्लस 9.8 29.4 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? कहां गई 1000। 29.4 इंटू दिस 176.4 kg पर सेकेंड। समझ में आता है? क्लियर? तो जस्ट स्पीड मेंटेन करने के लिए इतना kg पर सेकेंड उसको क्या करना पड़ेगा? फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा। और स्पीड अप होने के लिए इतना कंज्यूम करना पड़ेगा पर सेकेंड। वेट को तो बैलेंस करना ही था, साथ में अब उसकी स्पीड भी बढ़ानी है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए ma ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? ये हो गए 4। आ जाते हैं 5th पे। बहुत इजी क्वेश्चन। सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kg पर सेकेंड। मतलब आपको dm by dt कितना दिया हुआ है? m kg पर सेकेंड। यही मतलब हुआ। dm by dt दिया है m kg पर सेकेंड। फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, फोर्स क्या होता है? v dm by dt। आंसर कितना हो गया? v इंटू m। ए ऑप्शन। फुद्दू क्वेश्चन। आ जाते हैं 6th पे। छक्का क्या कह रहा है? A 600 kg रॉकेट इज सेट फॉर अ वर्टिकल फायरिंग। ऊपर जाना है, 600 किलो का रॉकेट है। एग्जॉस्ट स्पीड इज 1000। v दिया हुआ है, v रिलेटिव दिया है 1000 मीटर्स पर सेकेंड। मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट टू ओवरकम द वेट। वैसा ही क्वेश्चन हो गया। क्या करोगे? mg किसके बराबर? v dm by dt। मास कितना? 600 किलो। गधे की वैल्यू 10 ले लेते हैं, अब नहीं आएगा तो, क्योंकि दूर दूर है वैल्यूज। v की वैल्यू 1000। आपको dm by dt निकालना है। dm by dt आ गया 6, तो 6 के आसपास वाला आंसर देख लो, 6 से थोड़ा कम वाला। वही दिया, 6 दिया हुआ है, मतलब उसने भी g को 10 लिया। 6 ही आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? और देखो सैटेलाइट, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, बड़ा प्यारा, बड़ा क्यूट क्वेश्चन, जेई में आया हुआ है। कह रहा है सैटेलाइट इन अ फोर्स
free space sweeps stationary interplanetary dust at the rate dm by dt is alpha v. फोर्स फ्री स्पेस में सैटेलाइट गोल घूम रहा है और वो डस्ट कलेक्ट कर रहा है अपनी ग्रेविटी, अपने उससे ग्रेविटी से. द एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट. हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, सामने देखिए. आंसर 7. एफ क्या होता है? डी बाई डी टी ऑफ एम वी. ना उसका मास कांस्टेंट ना उसकी वेलोसिटी, क्योंकि वो डस्ट इकट्ठी कर रहा है. तो क्या लगेगा? एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डीएम बाई डी टी. यस और नो? हमें क्या दिया हुआ है? हमें क्या दिया हुआ है? फोर्स फ्री स्पेस. तो फोर्स हो गई 0. फोर्स कितनी हो गई? 0. अब डीवी बाई डी टी कौन होता है? एक्सेलरेशन. ओके, आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस वी इंटू डीएम बाई डी टी की वैल्यू अल्फा वी. तो ए कितना हुआ? माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाय एम. देखने में गंदा है पोपट. अल्फा वी स्क्वायर बाय एम माइनस का. समझ में आया? अगले पे आओ, 8वें नंबर पे. खत्म कराऊंगा. आंसर 8. क्या हुआ? पॉटी आई है? कोई बात नहीं, ध्यान से करता रहे यार. 8th, if the force on the rocket moving with a velocity of 300 meters per second is इतना, find the rate of combustion of fuel. F is equal to V dm by dt. आपको dm by dt निकालना है. फोर्स कितना दिया हुआ है? 345. वेलोसिटी कितनी दी है? 300. dm by dt. तो dm by dt कितना हुआ बेटा? 345 by 300. ठीक है? 1.15. इजी. आ जाते हैं आखिरी पे. क्वेश्चन नंबर 9. आंसर 9. A 500 kg rocket is set for vertical firing. Exhaust speed is 800 meters per second. To give an initial acceleration of 20 meters per second square, the amount of gas ejected per second to supply the thrust needed will be. क्या करोगे? thrust के लिए amount of gas ejected per second dm by dt निकालना है. फोर्स हो जाएगा m into g plus a v dm by dt. yes or no? मास कितना? 5000 इनिशियली. गधे की वैल्यू 10 और a कितना चाहिए? 20. कितना हुआ ये? 30. वेलोसिटी कितना देना है? 800. और डम बाई dt निकालना है. ठाठा ठाठा. dm बाई dt कितना आया? 1500 डिवाइडेड बाय 8, 187.5 kg पर सेकेंड. समझ में आ गए? आसान लगे क्वेश्चन? न्यूमेरिकल्स इजी है ना? सो इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए. जितने भी क्वेश्चंस है वो रिपीट कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच.